कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। आज मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी जीत आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। की सत्ता की हवस के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग। कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। एक खतरनाक षड्यंत्रकारी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम वार्ता उस तोते पर करेंगे जिसका मालिक जब कहता है तो वो बोलता है। उस तोते में उसका मालिक अपनी जान कैद करके रखता है। वो तोता इतना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में एक ही बात बोलता है और सब कुछ बोलने के बाद आखिर में वो अपनी कुर्सी पर जाकर के, अपने पिंजरे पर जाकर के बैठ जाता है और फिर इंतजार करता है कि उसका मालिक अगला हुक्म क्या देगा, उसे क्या बोलना है। लेकिन ये तोता सिर्फ तोता होता तो चल जाता, लेकिन ये तोता इत्तेफाक से इस हिंदुस्तान की एक जांच एजेंसी है। और तोता हमने नहीं कहा, जो देश का सर्वोच्च न्याय का मंदिर है यानी सुप्रीम कोर्ट, ये तोते की उपाधि उस एजेंसी को कोर्ट नहीं दी है। अब जब दे दी तो उसका इस्तेमाल भी भरपूर होता है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आमतौर पर इसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं। और इस सीबीआई के जिम्मे देश के बड़े से बड़े अति विशिष्ट भयंकर भ्रष्टाचार से सने हुए या फिर जिस पहेली को कोई ना सुलझा पा रहा हो, ऐसे मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं। कभी सरकार सौंपती है, कभी अदालत सौंपती है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है। सीबीआई जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, बाद में उस पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होने के बाद उसका जवाब मिल जाए वहां तक तो ठीक है। स्थिति यह होती है कि सीबीआई को हर बार लताड़ ही लगती है। एक जांच इस तरीके की अब तक सीबीआई नहीं कर पाई जिसमें उसके ऊपर किसी तरीके का ऐसा एलिगेशन ना लगा हो कि सीबीआई मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में काम करती है। यही आज दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में फिर से हुआ। दिल्ली शराब घोटाला केस, राउच एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी का उत्साह चरम पर है। हर नेता का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि को एक बार फिर से मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से उत्साहित आम आदमी पार्टी के नेता खुद को पीड़ित बताकर अब जनता में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत उनके नेता को जेल भिजवा दिया। आम आदमी पार्टी की पहली और दूसरी पंक्ति के नेताओं को चुन चुन कर किनारे लगाया गया। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया। केजरीवाल जो विक्टिम कार्ड वाली राजनीति के लिए पहले से जाने जाते हैं, उन्हें कोर्ट ने अब खुलकर खेलने का एक और मौका दिया है। 2021 में मौजूद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए शराब नीति बनाई, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाकर दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल ने जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही कि शराब नीति में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद सीबीआई से लेकर ईडी तक बड़ी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर
डिप्टी सीएम तक कई मंत्री जेल की हवा खाकर आ गए। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे। सीबीआई ने अपनी जांच में जो दावे किए उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय नायर ने दिल्ली शराब नीति के जरिए कई शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। के कविता के नेतृत्व वाले साउथ ग्रुप के साथ लंबी डील की गई जिसमें 100 करोड़ रुपए वसूले गए। 44 करोड़ रुपए का कैश गोवा भेजा गया जिसे विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, जिससे आम आदमी पार्टी को चुनावी लाभ हुआ। अब लंबे समय तक चली बहस के बाद कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। सरकार का तोता जैसे विश्लेषणों से नवाजी जा चुकी सीबीआई पर राउत रेवेन्यू कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां की जो जांच एजेंसियों की भूमिका को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाला केस सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। यह जांच सिर्फ अनुमानों पर आधारित थी। चार्जशीट में ही कई खामियां मिली हैं। बिना सबूत के ही केजरीवाल का नाम जोड़ दिया गया। सीबीआई का केस न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। भरे कोर्ट में सीबीआई की भद्द पिट गई। इस मामले में मोदी सरकार को भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला केस में भाजपा ने केजरीवाल पर खूब प्रहार किए और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे कि यह पूरी कार्रवाई मोदी और शाह के इशारे पर हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के सामने है कि वो राउत रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी या फिर शांत होकर के बैठ जाएगी। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हरजाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है, वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे।
अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? तो जिस तरीके से सीबीआई का समय समय पर अपनी तरह से इस्तेमाल होता आया है और सत्ता जिसकी लाठी उसकी भैंस उस तरह से चलती आई है, तो जाहिर सी बात है कि आज दिन अगर अरविंद केजरीवाल का है तो पलट करके किसी दिन फिर सीबीआई का हो सकता है। इससे पहले भी दिन कोई सीबीआई या ईडी का रहा या जांच एजेंसियों का रहा जब इस तरीके के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जांच एजेंसियों की साख जिस तरीके से गिर रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव निगम जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी साफ साफ ये आरोप लगा रही है कि उनके नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से षड्यंत्र रचा गया और अदालत में ये मामला गया, अदालत ने उस मामले को देखा और फिर ये पूरा मामला टाएं फिस हो गया, तो आज सारी उंगलियां आपकी तरफ उठी हुई हैं कि आप ऐसा षड्यंत्र सत्ता में रहने के लिए क्यों कर रहे हैं? शेखर जी, एक सूल फिल्म आई थी, सूल में एक डायलॉग था, सबूत नहीं तो अपराधी नहीं क्या, सबूत नहीं तो घोटाला नहीं हुआ क्या। वो बार बार वो डायलॉग याद आ रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी पार्टी रामलीला मैदान से निकलकर आती है और 14 लोगों का खतियान लेकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में घूमते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो लोक आयोग बैठाऊंगा और सभी को जेल के अंदर डाल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री पाया गया तो अरविंद केजरीवाल। और जिस तरीके से अन्ना से लालू तक और झाड़ू से दारू तक, पाठशाला से मधुशाला तक और शराब के चक्कर में खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली की जनता ने उनको बताया। आज चूंकि न्यायालय का निर्णय है, हम न्यायालय का निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन न्यायालय निचले न्यायालय के आदेश को अभी सीबीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम इसको चुनौती देंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम जहां जाना है वो जाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी न्यायालय के आदेश को पढ़ रही है, पार्टी का वक्तव्य भी आएगा, लेकिन हमें ये लगता है कि आपका पाप अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो एक झांकी था सिर्फ शराब घोटाला, अभी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिल्डिंग, तमाम ऐसे घोटाले हैं जो कि उजागर हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है और जांच चलता रहेगा। दिल्ली की जनता यह भी जानना चाहती है, ठीक है न्यायालय का आदेश आ गया, न्यायालय ने कहा, लेकिन इनके सिसोदिया साहब 2 साल जेल में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महीना जेल में रहते हैं। जब न्यायालय को यह लग रहा था कि सबूत ही नहीं है तो न्यायालय ने फिर उनको आरोप तय करने की अनुमति कैसे दे दी, यह भी एक सवाल है। लेकिन चूंकि न्यायालय का मामला है तो न्यायालय में बात करेंगे हम, और सीबीआई जो एजेंसियां हैं वो भी जाएंगी, वो उनका दायित्व है, वो अपने दायित्व को समझे। हम चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि केजरीवाल जी, जब आपने घोटाला ही नहीं किया था तो उस पॉलिसी को आपने लाने के बाद पुनः क्यों खारिज कर दिया, ये बताइए। दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि आपने जो 12% सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा था उसको घटा के 2% कर दिया और शराब माफियाओं को आपने 12% कर दिया, 10% कर दिया, ये भी दिल्ली की जनता जानना चाहती है। दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि आपने एक बोतल पे एक बोतल फ्री देकर दिल्ली के लोगों को शराबी बना दिया। वो लोग भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, जो कि शराब के नशे में जिनकी पूरी परिवार उजड़ गई, वो भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को एक एक चीज का जवाब देना होगा। आज जिस तरीके से उन्होंने नौटंकी और नाटक किया, आंसुओं के बहाने दिल्ली की जनता को एक सिंपैथी लेने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता अब दोबारा इस महाठग के जंजाल में फंसने वाली नहीं है। हम न्यायालय का जवाब न्यायालय के हिसाब से देंगे और सड़क से लेकर सदन तक में अरविंद केजरीवाल के तमाम भ्रष्टाचारों को हम कहते रहे और दिखाते रहेंगे और लगातार हमारी पार्टी इन बातों को लेकर कहती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी
आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट नेता है और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को छलने का काम किया है वो हम लोगों को बताते रहेंगे। दिल्ली की जनता जिस तरीके से हमें आशीर्वाद दी है, अगर दिल्ली की जनता को ये लग गया था कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है, तभी तो दिल्ली की जनता ने इनको पद से हटाकर आज ऑपोजिशन में लाके खड़ा कर दिया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अभी आपका पाप यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लगातार जारी रहेगा। जी अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को कि अगर दम है तो अभी चुनाव करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए शेखर जी, क्या है, लोकतंत्र में संविधान के तरीके से सब कुछ चलता है, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है और ये पॉलिटिकल बातें हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। ये तो सिर्फ अभी एक पूर्ण विराम नहीं है, ये तो कॉमा है अभी निचले न्यायालय का आदेश, और अभी वो हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम न्यायालय बचे हुए हैं, वहां भी तो इनका ट्रायल चलना है ना, इनको यहीं से ये बरी नहीं हो जा रहे हैं। ठीक और है। आज जिस तरीके से ये नाच रहे थे तो दिल्ली की जनता इनको वो भी बताएगी, ये चिंता ना करे। और हम प्रारंभ से कहते रहे कि ये महाठग है, ये भ्रष्टाचारी है और निश्चित तौर पे हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी पार्टी भी जाएगी, सीबीआई जो अपना काम करती रहेगी, और भी तमाम ऐसे कई एलिगेशन हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी इनको बार बार आईना दिखाने का काम करती रहेगी। ठीक है, कौमे का विश्लेषण आगे हम वार्ता में करेंगे आनंद जी। अभी हम चलते हैं संजीव निगम जी के पास। आज दिन उनका है, वो भी खुश हैं काफी। आम आदमी पार्टी के जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पार्टी बनाई, उसकी संरचना की और उसके बाद एक नहीं दो बार दिल्ली जैसे राज्य के वो मुख्यमंत्री चुने गए। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी वो अपना पैर पसारने की कोशिश करते आए हैं। गुजरात क्या, गोवा क्या, महाराष्ट्र क्या, देश के कई राज्यों में उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की है, व्याप बढ़ाने की कोशिश की है। संजीव निगम जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप जिस तरीके का फैसला अदालत की तरफ से आया है। शेखर जी, बात बिल्कुल खुशी की है और हम सारे लोग खुश हैं, लेकिन मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से अभी अपने बीजेपी के प्रवक्ता आनंद भाई को। अरे क्या आप अभी भी जो है मतलब इतना निकल गया आप में, जरा भी शर्म, जरा भी लचक, जरा भी कोई सोचने समझने की, पुनर्विचार करने का आप में नहीं है कि हम पुनर्विचार करें, कुछ सोचे। जब हम न्यायालय में जाया करते थे उस समय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो ये कहा जाता था कि भाई साहब जमानत क्यों नहीं मिली, जाइए निचली अदालत में बात कहिए जाकर के, आपका ट्रायल वही चलेगा, सारे सबूत वही जाकर के दीजिएगा। अब जब निचली अदालत में इतने समय के बाद, पिछले काफी समय से चुनावों के बाद लगभग 1 बरस हो गया ऊपर, तो अब ये जब स्थिति आई है, उनको वहां मुकदमा चला ही नहीं। कोई मुकदमा चलने के बाद तो थोड़ी हुआ कि सबूत नहीं मिले या गवाह नहीं दिया। भाई साहब ये केस चलाने लायक ही नहीं है, मुकदमा चलाने लायक ही स्थिति नहीं बनी है। अगर मुकदमा चलने के बाद होता तो आप कह सकते साहब ये हो गया वो होगा। अरे मुकदमा चला ही नहीं, मुकदमा चलाने के लायक भी उसमें इतने नेसेसरी सब्सिडेंट जो होते एविडेंस नहीं थे। ये सिवाय जानबूझ करके, जिसको मैं कहूंगा आपने बेजा इस्तेमाल किया सारी शक्तियों का जो भी आपके पास थी। सीबीआई है, ईडी है, इनका चयन कौन करता है, इनके मुखिया का चयन कौन करता है। आज अदालत को कहना पड़ा ना, सीबीआई के जो ऑफिसियल्स है, जो ऑफिसर्स है, इनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी बिठाइए, इनकी जांच करिए। आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही, जरा भी शर्म नहीं आ रही। अरे भाई वहां पर हाई कोर्ट में और उच्च सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो यहाँ से कोई नई चीज ले आओगे। वहां पर जो विद्वान न्यायाधीश बैठे हुए हैं, आज जहां से राउजवनी कोर्ट से आए, यहाँ के न्यायाधीशों को आप कुछ नहीं मानते क्या? वो मामूली क्लर्क है, वो विद्वान न्यायाधीश है। उन्होंने भी जांचा, परखा, देखा और कुछ नहीं मिला, और आप करो हाईकोर्ट जाएंगे। आपको जाना है तो जाओ, जाओगे ही जाओगे। थोड़ी भी तो लचक रखो, थोड़ी भी तो शर्म रखो। देश को आप इतना बरस हो गया, अब ये जो यू टर्न आया है देश में, बात दिल्ली की नहीं, चारों तरफ से बातें आ रही है, किसी एक मामले दो। अब मामले में आपने बेईमानी नीचे नक से लेकर के सिर तक जो है आप अब डूबे हुए हैं और आपके कारनामे हैं, तो वो जनता ने दिखाना शुरू कर दिया है। आप रह जाइए थोड़ा सा, हमें धैर्य आता है, हमने धैर्य से काम लिया, हमें हर क्योंकि ईमानदार पार्टी है। मैं आप खुद बताऊं, मैं भी शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूं आम आदमी पार्टी में। मैं किस लिए आया था आम आदमी पार्टी में?
एमएलए बने, एमपी बने, नहीं जी, एक नई पार्टी का उदय हुआ है और देश को एक सही दिशा देने के लिए इस पार्टी ने कदम रखा है। तो आप भी कुछ ऐसा काम करिए। आज केजरीवाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अरे भाई कुछ आप ज्यादा बड़ा काम करिए। उन्होंने दिल्ली में 20 मोहल्ला क्लिनिक जितने बनाए, आप उससे 2 गुने मोहल्ला क्लिनिक बनाइए। आप स्कूल अच्छे करिए, आप करिए जो कुछ। अरे भाई काम से आप जीत जाइए, केजरीवाल को लोग भूल जाएंगे, खुद भूल जाए। लेकिन नहीं, वो आप में क्षमता नहीं है, वो आप कर नहीं सकते हो। आप यहाँ सीरियस जिसको बोलते हैं, आप ये सब काम करोगे, आप अपने काम क्यों नहीं करते हो? कोई बात नहीं, अभी भी शर्म नहीं है, रुक जाइए, ये समय है। हमको याद है कि कितने वो कंस ने भी जो है तरह तरह के तरीके अपनाए कि कृष्ण का जन्म ही ना हो पावे और फिर ऐसे वैसे, लेकिन हुआ और वो उन्होंने। तो आप क्या है, आप ये हथकंडे क्यों अपनाते हो? आप सही दिशा में काम क्यों नहीं करते हो? आप सही दिशा में काम करिए ना, केजरीवाल को परास्त कर दीजिए। आज ये आप कुछ नहीं है, अब तो शुरू हो गई है, आप ये रुक जाइए। जो भी समय है, आगे आने समय में आपको हर जगह से, हर दरवाजे से आपको मुंह खानी पड़ेगी, तब आपको शर्म आएगी। अभी नहीं आ रही, मत करो। संजीव जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वार्ता में। आपकी पार्टी का जो नाम है वो है आम आदमी पार्टी। आप मेरे सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा और इस बात के मर्म को समझिएगा, फिर मैं जाऊंगा आनंद जी के पास। क्या होता है कि आम आदमी जिस समय केजरीवाल पर यह पूरा मामला चला, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया, केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, आम आदमी को लगा नहीं 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 नहीं, ये कह कुछ रहा था, हो कुछ रहा है, ये भ्रष्टाचारी है, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, वरना जेल में ऐसे कौन रखता है आम आदमी। अभी उसके बाद चुनाव आया दिल्ली में, हमने देखा कि सत्ता हाथ से निकल गई आम आदमी पार्टी के। अब राव जवेनी कोर्ट का एक फैसला आया है, ये निचली अदालत है, वहां से मामला चलना शुरू हुआ है। अदालत ने ये ठीक बात है कि सीबीआई की इंटरनल इंक्वायरी की भी बात कही है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इस पूरे मामले को उन्हें बाइज्जत बरी भी किया है और यह भी कहा है कि नहीं, ये कोई मामला ही नहीं बनता है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी तमाम टिप्पणियां अदालत के आरोप में हैं। लेकिन चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपको लड़ना अंततोगत्वा चुनाव ही है, जाना आपको पब्लिक के बीच में है, आम आदमी के बीच में है। अब आप खेल समझिए, चूंकि आपकी पैठ गुजरात में भी है, मतलब गुजरात के चुनाव को भी आप प्रभावित करते हैं, गोवा में भी आपको देखा गया, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, और भी जहां जहां चुनाव होने उन सब जगहों पे आम आदमी पार्टी ने अपना व्याप बढ़ाया है। कांग्रेस जिसने इस देश में 50-60 साल तक राज किया है, उसका अनुभव यह कहता है कि आपके साथ में फिर खेल हो रहा है। और खेल यह हो रहा है कि अब चूंकि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव है, वहां आम आदमी पार्टी जाकर के चुनाव लड़ेगी और जो चुनाव लड़ेगी उसमें कांग्रेस का ही वोट काटने का काम करेगी। इसीलिए नहला धुलाकर कोर्ट के ही मार्फत से ही केजरीवाल को सामने ले आया गया है। बाकी बची तो अभी हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या पता जो राउज में हुआ वही काम सीबीआई, ईडी बड़ी अदालतों में कर दे, वहां का क्या फैसला आएगा यह तो आज कोई नहीं कह सकता। आप समझ रहे हैं कि राजनीति कहां से कहां जा रही है। ठीक बात है, मैंने ये सारी बातें अदालत के फैसले के आने के बाद जो आपने कही है, मैं दिन भर से मेरी नजर पैनी रही है, मैंने भी देखा सुना है और आपने उसको जो है फिर से जानकारी हमें दी है। तो अब आप ये समझिए, अगर ऐसा कहीं कुछ है, साहब जेल कौन गया? केजरीवाल साहब गए। कोई जेल जाना अच्छी बात है? अच्छा लगता है? किस तरीके का हम लोगों ने झेला है वो हम ही लोग बता जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं, समाज में उसका किस तरीके से असर पड़ता है। भाई आज रिजल्ट आया ना, इसी वजह से तो हमारी सत्ता गई है, क्योंकि आपने समाज में जो लोगों को दूषित कर रखा था, जो उल्टी बातियां बता रखी थी, इसी वजह से सत्ता गई। अब आप ये बतावे कि अगर कहीं राहुल गांधी जी जेल गए होते, भाई उनके खिलाफ भी तो तमाम केसेस चल रहे हैं ना। रॉबर्ट वाड्रा जी का जो जमीन का मसला चल रहा है, तब से मैं सुनता चला आ रहा हूं, वो भी जेल गए होते ना।
तो अगर वो जेल नहीं गए तो मैं इसको क्या मांगू कि किसको नहलाया धुलाया जा रहा है, क्या कौन मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है। और हमें इन सब बातों से पर्दा भी नहीं है। आज केजरीवाल साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूं बहुत, मैं कि मेरी चमड़ी इतनी मोटी हो जो मुझे फर्क ना पड़ता हो, कि जिनकी मोटी चमड़ी है ना वो तो तमाम दाग ऐसे लग जाते हैं और यूं छोड़ करके चलते घूमते रहते हैं बेशर्मी से। अगर वो नहीं आपको इतने दिल्ली में कम दिखे तो कहीं ना कहीं अपने मिशन में व्यस्त है, उन्हें क्या करना है, आगे कैसे करना है, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में तो लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। आज जब ये फैसला आया तो जरूर उनके दिल का कोई बोझ हल्का हुआ है। इस हमें, और आज मैं भी उन्हीं का साथी हूँ, उन्हीं का सिपाही हूँ, तो अगर हमें कोई इस तरीके से बातें कोई कहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इस लोगों, हम ऐसे नहीं है बेशरम के लोग हैं कि जो है बंगारू लक्ष्मण के तरीके या इनके तमाम दूसरे हम क्या कहें। आप ये साबित करना चाह रहे थे जो हमारी मेन कोर है ईमानदारी क्या है, पार्टी कैसे बनी, सिवाय ईमानदारी की उसमें बनी पार्टी बनी और राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ये इनसे आज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप परास्त कर ही नहीं सकते हो, एक ही तरीका है, या तो उनकी हत्या करवा दो या आप उनसे बेहतर काम करो। बेहतर काम आप करोगे नहीं तो अभी भी आप मानोगे नहीं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि वो परवरदिगार ऊपर वाला है, वो जो उनका फैसला होता है वो बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, वो सारे न्यायालयों से ऊपर है। हम पब्लिक में ही जाएंगे, जैसा कि आपने कहा है, हमको अंततोगत्वा जाना पब्लिक के बीच में ही है, तो हम बताएंगे, रखेंगे, लोग भी समझेंगे, लोग भी देखेंगे। और हमारी चूंकि नियत है देश को, हम जो इतने पीछे से, इतने समय से, आजादी के बाद से आज गर्त में पड़ा हुआ है, आप कुछ करो, नुकसान होगा, दिक्कत होगा, छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो भी किया गया है, हम उससे भी निकल करके आएंगे, हम बेहतर करते रहेंगे, हम अच्छा करते रहेंगे। चलिए ठीक है संजीव जी, अब मैं आनंद जी के पास चलता हूं, थोड़ा सा अब उनसे इस आपने जो रॉकेट दागे हैं उसका जवाब देखते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। आनंद जी, अब आप ये बताएं कि ये बात तो सही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस जगह पर बैठी है, और कहावत भी है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीबीआई ने जिस तरीके से अपनी फजीहत एक बार फिर से कराई है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीबीआई को लताड़ लगाने का जो सिलसिला है वो आपके समय पे शुरू हुआ। सीबीआई 1963 में जब बनी उसके बाद से उसने मामले सुलझाए कम हैं, उलझाए ज्यादा हैं। और सीबीआई अपनी तरह की एक ऐसी एजेंसी है जिसमें हर अधिकारी की बॉडी शायद यही देख करके उसको ऊपर की कुर्सी पे बिठाला जाता है कि कितनी गाली सुन सकता है, इसका शौकर है कितना मजबूत, चाहे वो अदालत हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो। तो ऐसे अधिकारियों की जब सीबीआई में भर्ती होती है तो सीबीआई पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के गालियां सुनने का काम करती है। उसको जो काम करना है उससे इतर वो अपने पॉलिटिकल मास्टर के लिए जो कुछ कर सकती है वो करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अदालतों ने कहा है। और जब आप विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो बीजेपी की तरफ से भी हमने अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे जी हैं, उनको कहते यही सुना कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। तो अभी संजीव जी क्या गलत कह रहे हैं? उसकी तो आदत ही वही बनी हुई है कि वो केंद्र के इशारे पे करेगी। आप केंद्र में आए तो कुछ अलग की उम्मीद थी, लेकिन हुआ ही नहीं। देखिए शेखर जी, हमारी 12 वर्षों से केंद्र में सरकार है। इससे पहले भी माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी बीजेपी एनडीए की सरकार रही है। लेकिन विगत 12 वर्षों में कई ऐसे काम सेंट्रल एजेंसियों ने किया। देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र होती है अपने तरीके से काम करने के लिए, और सीबीआई को तोता कहने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकाल में किया था, और कांग्रेस का चरित्र उस तरीके का था, तभी कहा होगा। और आज जिस तरीके से, यदि मान लीजिए शेखर जी, अगर हमारी पार्टी का सीबीआई के ऊपर अगर इस तरह का दबाव होता, तो आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई ने ये मुझे लगता है देश की पहली ऐसी घटना होगी जिसमें 23 का 23 अभियुक्त बरी हो जाता है। हमने अभी तक ऐसा नहीं सुना। एक उत्तर प्रदेश का एक आपराधिक घटना था, कृष्णा राय की हत्या हुई थी, उसमें लोग बरी हुए थे। ये दूसरा केस है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। लेकिन जो इनके गुरु थे अन्ना हजारे जी ने, अन्ना हजारे जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अरविंद आचरण अपना सुधारो और विचार को शुद्ध रखो। लेकिन अरविंद आजकल शराब के पैसे के नशे में जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये देश और राज्य हित में नहीं है। ये हमारा बयान नहीं है, ये अन्ना हजारे साहब का। अरे तो अन्ना हजारे साहब ना तो कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप बात समझिए, ना तो वो कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं, ना वो कोई एजेंसी है। फैसला देने वाली हमारी अदालत है। सुनिए, फैसला दिया जिसने वो अदालत है, सबूत जिसने रखे वो सीबीआई है।
जो सरकार है केंद्र में वो आपकी है। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को जो अपने एविडेंस न जुटा पावे और जाने के बाद अदालत के अंदर उनकी फजीहत हो, ऐसे निकृष्ट अधिकारियों को तो सबसे पहले इस फैसले के बाद आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था। आप ऐसे लोगों को ढो रहे हैं, हमारे जैसे टैक्स पेयर का पैसे से इनको तनख्वाह दे रहे हैं, किस काम के हैं? हटाइए ऐसे लोगों को सीबीआई से। बिल्कुल शेखर जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन ये सरकार का निर्णय होता है। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी लाइन पे ही बात करता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो सरकार क्या कर रही है? नहीं, आपका, मैं तो कह रहा हूं आपके सवाल जायज है। सरकार जरूर इस पे कोई विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष भी रखेगी और सरकार ऐसे लोगों को जो भी होगा वो निश्चित तौर पर सरकार अपना काम पूर्णता करेगी। लेकिन यही लोग हैं, यही आपके लोग हैं, जब उच्च न्यायालय में यही माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, सीएजी के रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में रिपोर्ट नहीं करते हैं, और जब उच्च न्यायालय इनको कहता है व्हाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट, तो यही लोग कहते हैं, न्यायालय के खिलाफ कहते हैं कि ये सरकार जैसा कह रही है वैसा उच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं। और यही लोग आज जब निचली अदालत से जब बरी हो जाते हैं तो उसी अदालत की दुहाई देते हैं। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान के तरीके से चलेगा। और आज जिस तरीके से सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, जो भी त्रुटि होगी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाते हैं। और उस साक्ष्य क्या था? 100 फोन, पता नहीं कितने सीन डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो ये तमाम साक्ष्य थे। यदि साक्ष्य नहीं था तो कोर्ट को तो उसी समय कह देना चाहिए था, साहब साक्ष्य नहीं, आप बरी कर दीजिए। लेकिन ये चूंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय का मामला है, मैं बहुत बातें नहीं कह सकता हूं एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि न्यायालय का जो आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी हम उसको पढ़ रहे हैं और हमसे पार्टी से जो भी हो पाएगा, उच्च न्यायालय, अभी यही मामला समाप्त नहीं हो जाता है, उच्च न्यायालय जाएंगे हम इनके खिलाफ और प्रयास करेंगे कि सीबीआई वहां अपने जो भी साक्ष्य होंगे उस साक्ष्य को प्रस्तुत करे। और हमें यह लगता है कि यह अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी खेल शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पे, और आज ये आपने बड़ी बात कही, ये बड़ी बात कही। ओ संजीव निगम जी, यही से मैंने सवाल पूछा था उनसे, ये समझ नहीं पाए। एक तो इनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, जाना ये है पॉलिटिकल लीडर और आम आदमी की तरह दिखते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर होने के बाद चूंकि आम आदमी, जाना इनको लोगों से मांगना वोट ही है। खेल अब शुरू हुआ। ये जो आप बात कह रहे हैं वो कांग्रेस भी यही कह रही है कि भैया हमारा वोट, चूंकि गुजरात में चुनाव और जगह चुनाव, तो आम आदमी, अब आपने नहला धुला करके केजरीवाल को खड़ा कर दिया सामने ला करके। आप खुद भी अपने बयान में कम से कम नहीं तो 10 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि निचली अदालत। सुधांशु त्रिवेदी ने भी यह बात कही कि मामला निचली अदालत के फैसले का, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हाई कोर्ट बाकी है, वगैरह वगैरह। तो यह बात तो सही है। ये आपकी बात को अगर मैं जोड़ दूं, चूंकि हम लोग इन बिटवीन भी पढ़ते हैं पत्रकार, तो अगर मैं दोनों लाइनों को जोड़ दूं तो मुझे हल्का हल्का समझ में आता है कि अभी वोट काटने के लिए भी आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए। तो उस लिहाज से तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुफीद है। देखिए शेखर जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एआईएमएम से लेके तमाम ऐसे दलों को, कभी मायावती जी को लेकर, कभी अखिलेश यादव जी को लेकर, कभी ममता जी को लेकर, कभी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है। हमारी पार्टी को 45 साल हुए हैं, कांग्रेस 100 साल की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस आज जिस तरीके से, अभी आपने पवन खेरा जी का बयान भी दिखाया, तो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस तो कई जगह जीरो पे है, दिल्ली में भी जीरो पर है, आंध्रा में जीरो, कई राज्यों में जीरो पर है। तो कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस को कहने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र और चेहरा दिल्ली की जनता ने देखा है, पंजाब की जनता देख रही है, और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, बंगाल तो जा नहीं रहे हैं, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो अन्य राज्य में कहीं भी हो जाए, राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और राष्ट्रीय पार्टी का भी उनको ओहदा मिला हुआ है, तो चुनाव लड़े। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि इस देश का पढ़ा लिखा सबसे भ्रष्ट अगर कोई नेता आजाद भारत में हुआ तो उस आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये कैसे आप कह रहे हैं, मैं ये भी समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहें। जिस आदमी को आज ही अदालत ने बरी किया है तमाम आरोपों से, उसको आप भ्रष्टाचारी और जो भी उपमाएं आप दे रहे हैं, उसका कोई आधार कहां है उसका? ये तो हवा में बात हो गई है ना। अभी एक मामला में मान लीजिए निचली अदालत ने इनको बरी किया, अभी हम स्वास्थ्य के मामला में इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, शिक्षा के मामले में चल रही है, भवन के मामले में चल रही है, सड़क के मामले में चल रही है। अभी तमाम ऐसे इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं जो कि सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर जांच
जांच का सिलसिला जारी है, उसी आधार पे हम कह रहे हैं। और अभी तो मान लीजिए ठीक है, एक कॉमा लगा है, निचली अदालत से इनको बरी कर दिया गया है, तो अभी हम आज के तारीख में मान रहे बरी है, लेकिन उच्च न्यायालय का भी इंतजार करिए, सर्वोच्च न्यायालय का भी इंतजार करिए। आज मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम सड़क से लेकर सदन तक में जनता के बीच में जाएंगे और हम कहेंगे कि इनके कारनामे कैसे थे, जो कि दिल्ली की जनता ने इनको बताया, और आगे पंजाब की जनता भी इनको बताएगी। जी संजीव जी कुछ आप जिस तरीके से आनंद जी अपनी बात को रख रहे हैं, आपको लगता है कि इन चीजों का कोई असर होगा जब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? आपको लगता है कि फुल सिंपैथी के साथ में क्या पता कि आप गुजरात में ही सबसे बड़ा परिवर्तन करते हुए दिखाई दें? बताएगा। और ये जो आनंद अमित जी बता रहे हैं कि साहब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हो मैं बताऊं, दिल्ली में जब सरकार पहली बार बनी आम आदमी पार्टी के संसद विधायकों के साथ, पहले तो बनी 49 दिनों के लिए, और जब दोबारा बनी संसद, हम उस समय से जो है अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे, ये भी बोल दीजिए, सरकार के जो अधिकारों की। और 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि नहीं, दिल्ली सरकार को अधिकार है ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, आपको पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आप संसद में चले गए, संसद में हम कानून बनाएंगे, संसद में कानून बना लिया जी एक। उसके बाद में अभी जब अदालतें फैसला देती है तो आप कितना सम्मान करते हो, आप खुद बता दो। आप हमसे पूछ रहे थे साहब, वो शराब की नीति दी आपने, लागू किया, फिर उसको वापस क्यों कर लिया? जो आपने दिल्ली में 3 काले कानून किसानों के लिए पास किए थे, हमारे सांसद माननीय संजय सिंह जी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, और तमाम नेता दिल्ली में कह रहे थे संसद के अंदर कि ये कानून, इनका कोई मतलब नहीं है। जब आपने किसानों को दिल्ली बॉर्डर में जो है 750 किसानों को जो है शहीद करवा दिया, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम समझा नहीं पाए, और किसानों के लिए कानून का वापस लेते हैं। दूध को मत देना चाहिए। कितने लोगों को शहीद होने के बाद वो चीज समझ में आई तुम्हारे? जब दिल्ली के अंदर संसद के अंदर कर रहे थे, तमाम सांसद की बहस कराओ, उसके बाद आपने पास करवा लिया। आप मदमस्त हाथी के तरीके काम कर रहे हो कि हमारे पास ये है, हमारे पास इतने सांसद है। धीरे 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 वो घटने का क्रम शुरू हो गया है? अभी आप देख लेना आगे वाले समय में, ये आपको समय बताएगा। समय सब बहुत होता है। आपको जब ताकत मिलती है, आप जो कभी भी किसी को भेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो न्यायालय है, ये तो है ही है, वो जो न्यायालय है ऊपरवादी, वो सबसे उसका फैसला अंतिम होता है। आप देख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से कार्य मत करिए। देखिए हम जनता के बीच में जाएंगे। शेखर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू हुआ है, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक चीज और भी है संजीव जी, राजनीतिक एक चीज और भी है जो मैंने आनंद जी से कहा था। मैंने तो इनसे कहा कि सीबीआई में ऐसे निकृष्ट अधिकारियों की क्या जरूरत है आपको, जो अपना मामला, अपना सबूत तक नहीं रख पाते हैं अदालत में और इस तरीके से बार बार फरियाद झेलते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी के पास एक अनुभव तो है, आपके यहां तो एक मीटिंग में आपने आपके लिहाज से ऐसे अधिकारियों के साथ में क्या होना चाहिए, मतलब हमें तो याद पड़ता है वो चीफ सेक्रेटरी को तो आपने कंटाप तक मार दिया था अपनी मीटिंग में। तो ऐसे में ये जो अधिकारी सीबीआई में बैठे हैं जिन्होंने इस तरीके का गुनाह बिलज्जत करने वाला काम किया, ऐसे अधिकारियों के साथ में क्या करना चाहिए? आप कहिए खुल के, ताकि आनंद जी पहुंचावें इस बात को, क्योंकि सारा क्रेडिट शेखर जी, आप सारा क्रेडिट केवल मोदी और शाह को ही दे रहे हैं, कुछ सीबीआई को भी दीजिए। शेखर जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने आज ये बात कही कि ऐसे कानून बनाइए संसद के अंदर, मोदी जी, ऐसे अधिकारियों को दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर फांसी पर लटका देना चाहिए। बनाइए कानून, आपके पास तो पावर है ना, पास कराइए, बनाइए कानून वहां से कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को जिन्होंने किया फांसी पर लटका देना चाहिए। लटकवा दो फांसी पर। हम इसके तो काम करोगे तो आप कुछ करिए तो सही। आप ये काम करना नहीं चाह रहे हो। आपको सिर्फ हम दो हमारे दो अजियत करवा रहे हैं साहब, 7 समुद्र पार से, विदेशों से, वहां बोलती बंद हो जाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब आपकी जो है आपकी तो करता है जो करता है हमारे भारत देश की, हम सब की गरिमा को जब धूमिल करता है, वहां आपकी बोलती आवाज नहीं खुलती है। और यहां पर आप सारे, अरे आप वहां करिए, बोलिए, कहिए। आपके कहने से पहले वहां से खबर आ जाती है कि साहब ये हुआ, हमने युद्ध रुकवाया, या ये ट्रेड डील हो रही है। तो इस तरीके के कारनामे क्यों, कब तक आप बनाओगे बेवकूफ?
उस समय आ गया है, बिल्कुल नजदीक आ गया है, और ये सने सने धीरे धीरे। संजीव जी एक सेकंड दो बैसाखियों पे है, 240 से और नीचे आओगे। नहीं एक सेकंड वो ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी तक आप जा रहे थे, आम आदमी के बीच में मोदी शाह भी, वो भी सब ठीक है, पहुंचते आप सेना तक पहुंच गए और पाकिस्तान के हमले को भी आपने अपने बयान में लपेट लिया। नहीं, देश के ऊपर बात जो बात कही नहीं है, जो बात निगम जी आप कितने डंके की चोट पर कहते हैं? कभी कहा आपने सुना कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहा है? कभी आपने उसके बाद खंडन किया? वहां तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो अपनी जगह पे ठीक है। अब आप आ जाइए आनंद जी, अब आप आ जाइए, संजीव जी का जवाब दीजिए। पे विश्वास है, देश के रक्षा मंत्री पे विश्वास है, या वहां ट्रंप जो बैठा हुआ है उसकी बातों पे विश्वास है? आपको देश के सैन्य बल के अधिकारियों पे विश्वास है, सैन्य बल सैनिकों के ऊपर विश्वास नहीं है? आप प्रमाण मांगते हैं क्योंकि आप राहुल गांधी जी के आपको भी टोकूंगा, आइडियोलॉजीज पे विश्वास करते हैं क्या? देखिए, सदन के अंदर खड़े होकर के हमारी सरकार ने बहैसियत प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने जो कुछ भी कहा है हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से, बतौर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सदन के अंदर पार्लियामेंट में हम उसको अधिकृत मानेंगे। बाहर निकल करके क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो अपनी जगह है। आप अगर इस पूरे मामले में पाकिस्तान को जायज ठहराएंगे या ट्रंप को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे, ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। मैं जो है वो उसके आगे क्यों मुस्तकिल होती है, ये बताइए। अभी हमने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में कि कोई तीसरा आदमी कह रहा है वहां हमले हुए, आप तो ये भी मानने को तैयार नहीं है संजीव जी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए। आप तो आज भी सबूत मांग रहे हैं। अरे भाई वो तो आज भी आपका सिंदूर आदमी चल रहा है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, माननीय मोदी जी का विरोध करिए, माननीय अमित शाह जी का विरोध करिए, माननीय राजनाथ जी का विरोध करिए, आप अनंत अमित का विरोध करिए, लेकिन आप देश का विरोध करेंगे, ये देश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। आप देश का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्या सवाल है? एक सेकंड आनंद जी रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए। एक सेकंड आनंद जी, प्रधानमंत्री नहीं है। संजीव जी अपना सवाल रखिए। मेरा प्रश्न ये था कि आप हिंदुस्तान में तो आप खूब लोगों को आप जो है विपक्षी पार्टियों के ऊपर सवार रहते हो, अपने कम से कम जो ये पीछे इतनी गतिविधियां हो रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति है, भारत की छवि को धूमिल करते रहते हैं, कभी आपने बोला, कभी उनके भारत प्रधानमंत्री का जवाब आया इस तरीके का कि नहीं? ट्रंप जी का कभी कोई जवाब दे दीजिए, इससे पहले को यहीं पे खत्म करते हैं। आनंद जी देखिए शेखर जी, क्या है कि संजीव जी ठीक है, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन देश की जनता शायद नहीं मानती होगी। हम तो नहीं मानते हैं, पढ़ी लिखी पार्टियां आप जिस तरीके से कहते हैं। लेकिन ये बताइए, आपको शायद ये पता होगा कि देश जब आजाद हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति क्या थी? देश अर्थव्यवस्था में कौन से पायदान पर था? आपको नहीं पता होगा, 6ठे पायदान पर था शेखर जी। और कांग्रेस की 4 से 14 तक में शासन रहती है और अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पे होती है, और 14 से लेकर 26 तक में आज देश 4थे पायदान पर है और हम तीसरे पे जाने के लिए है। तो ऐसे तो व्याकुल नहीं है ना। और आज दुनिया के सामने भारत का डंका बज रहा है, तो ये तो सम्मानजनक बात है ना। आज दुनिया में भारत का जो प्रशंसा हो रहा है, आज एआई समिट के अंदर देखा होगा आपने, उसी फ्रांस में 1500 लोग आते हैं और भारत में 3,17,000 ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है आनंद जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं आपने ने ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। संजीव जी, आनंद जी बनता है और दुनिया में एआई जिस तरीके से भारत प्रतिनिधित्व करेगा, दुनिया देखेगा। आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, गुरु हम बनने जा रहे हैं। तो इसमें आपको उसके बाद में क्या एक्शन लिया? आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है? आपको अरे हर चीज पॉलिटिक्स करना है टेलीविजन चैनलों पर, बताइए। में राजनीति ये देश का बात है, तो देश के समाज पे सारे दल को एक होकर बात करना चाहिए। लेकिन आप हमारे सैन्य बलों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। चलिए ठीक है आनंद जी, प्रधानमंत्री के मुद्दे में आप प्रश्न उठा रहे हैं। धूमिल हुआ है उसकी बात करिए। ठीक है आनंद जी और संजीव जी, हो गया। अब देखिए वापस अपनी डिबेट पे आ जाते हैं आप लोग। अगर ऐसा होता ना कि अगर हमारे जो खास मेहमान आते हैं, आप लोग अगर आपस में थोड़ी देर इस तरीके से लड़ाई ना लड़ें, तो ना आपको मजा आता है ना दूसरी वाले को मजा आता है। तो थोड़ी देर हो गया, अब वापस मुझे अपनी चर्चा पे आने दीजिए। देखिए कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े मैं लेकर के आया हूं, है ना। अब इसको जरा आप भी सुनिएगा आनंद जी और संजीव जी आप भी सुनिए। क्या होता है कि 1987 में एक मामला आता है बोफोर्स स्कैंडल का। आरोप होता तत्कालीन केंद्र सरकार पर आरोप की जांच
को धीमा और कमजोर किया। यह मामला आने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा, फजीहत होती है अदालत में, जब मामला जाता है तो वहां से टिप्पणियां आ रही हैं। 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में केस को खत्म किया, जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठे और इसी बीच में 1999 के आसपास में वो क्वात्रोजी सारे खाते भी खोल दिए गए और उसमें से पैसा भी निकल गया। ये इस तरीके, वो भोपाल गैस कांड वाले में भी है, ये इस तरीके की चीजें सामने आई। अब आइए आप हवाला स्कैंडल, 1990 का बड़ा मशहूर केस है ये, इसमें भी फजीहत हुई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त दिशा निर्देश दिए और सीबीआई निगरानी की व्यवस्था कराई गई, जिसमें यह पूरा मामला जिस तरीके से, इसमें भी सीबीआई की फजीहत हुई। फिर आइए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस, इसमें हुआ 2018 में विशेष अदालत ने कई आरोपी बरी कर दिए, गवाहों के पलटने और कमजोर साक्ष्य पर आलोचना हुई। अनंत जी, ये आपके लिए भी है। 2G स्पेक्ट्रम पे आ जाइए, जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसमें भी देरी और कमजोरी के आरोप लगे हैं सीबीआई पर, फजीहत हुई। 2017 में ट्रायल कोर्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, कहा गया कि अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर सका। अब आइए कोल एलोकेशन स्कैम, कोलगेट घोटाला जिसको आप कहते हैं, चर्चित फटकार है। इसी में सीबीआई को 2012 से 14 के बीच की यह बात है, जब पिंजरे का तोता कहा गया, इशारा जांच एजेंसी के ऊपर था, यानी सीबीआई के ऊपर था। यही वो केस है कोलगेट वाला। इशरत जहां एनकाउंटर, इसमें भी फजीहत होती है, आरोप पत्र और बाद में कानूनी कार्रवाई के बाद तीखी राजनीतिक बहस होती है, किसी को फायदा मिलता है, किसी को नुकसान होता है, जांच की निष्पक्षता पर सवाल हो जाते हैं, एनकाउंटर पर सवाल हो जाते हैं, जिसने जांच की उसके ऊपर भी सवाल होते हैं। ये जो मामले हैं, व्यापम घोटाले पे आइए, व्यापम घोटाले में भी फजीहत हुई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सख्त टिप्पणियां की, मामला अभी भी चल रहा है। इसके बाद आंतरिक टकराव भी हमारे सामने आता है। 2018 की बात है, जब आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष स्तर पर हस्तक्षेप, हटने हटाने को लेकर के भूमिका पर बहस होती है, एजेंसी की साख को नुकसान होता है। यह भी सीबीआई का कारनामा है। और आप आगे आइए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम का स्कैंडल है। जिस तरीके से ये पूरा मामला चला, जिस तरीके से लोगों की जान चली गई, कुछ आज तक हुआ ही नहीं। एक और मामला है अनाज घोटाला, जिसको कहते हैं पीडीएस में घोटाला हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, पता नहीं कहां कहां अनाज गया है। इस मामले की भी सीबीआई जांच कर रही है और यह मामला मैंने खुद बड़ी प्रमुखता से इस मामले को तो मैंने कवर भी किया। 2003-4 में घोटाला हुआ था। जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, उस पूरे मामले में अगले 100 साल तक, मतलब एक कैलकुलेशन किया था मैंने कि ये कब तक चलेगी, तो 100 साल तक ये जांच खत्म ही नहीं होगी, जो स्पीड है उस मामले की। अरे अनंत जी, अरे संजीव जी, आप दोनों लोगों की पार्टियां ऐसी हैं, अपने अपने स्तर से आप सरकारों में रहे हैं। अनंत जी, खास तौर पे जिम्मेदारी आपकी है, चूंकि आप केंद्र सरकार में हैं। ये जिस तरीके से जांच एजेंसी हमारी काम करती है, सीबीआई, जिसके ऊपर लोगों को एक समय पे आंख मूंद करके भरोसा होता था, आज खुली आंखों से भरोसा करने को कोई तैयार नहीं है। ये ऐसी एजेंसियों को रखना ही क्यों, क्या फायदा क्या है? देखिए शेखर जी, आपके सवाल जायज है। निश्चित तौर पे कई ऐसे उदाहरण आपने बताए, हम लोगों ने भी पढ़े, हम लोगों ने भी देखा है। और हमारी विगत 12 वर्षों से केंद्र में सरकार है, हमने कई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिसपे कि जो कार्रवाई सख्त तरीके से हो। ईडी कांग्रेस ने बनाया, लेकिन आप हमारे शासनकाल में देख लीजिए, ईडी कांग्रेस के शासनकाल में कितनी रिकवरी हुई। आज हमारे शासनकाल में 12 वर्षों में 45,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी भी हुई है। और हमारी निश्चित तौर पे आज के मुद्दों पे हम बात करते हैं, अब सीबीआई ने किस आधार पे कौन सा साक्ष्य नहीं पेश कर पाया, ये तो सीबीआई वाले ही बताएंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि जो न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई को भी जो फटकार लगी है, सीबीआई को भी ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आगे जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई ऐसी हो जो कि एक नजीर पेश हो और होनी भी चाहिए। और हमारी पार्टी भी इस पे अध्ययन कर रही है कि हमने कहां पे उनसे छूट हुई, खेद व्यक्त कर कहां पे वो उनसे भूल हुई है, और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हमें तो आज भी मान रहे हम कि दिल्ली की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, दिल्ली की जनता के बीचों में हमने जाकर जो कहा और दिल्ली की जनता ने देखा शीश महल से लेकर तमाम घोटालों को, उसी के आधार पर दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया और हमें जो आशीर्वाद देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब
सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को गंभीरता से इन चीजों पे विचार करना चाहिए। और हमें लगता है कि आपके चैनल को लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पे सीबीआई तक भी ये बात जाएगी और उनको अपने कार्यशैली में सुधार या जो भी होता है वो उनका विषय है, वो निश्चित तौर पे उनको करना चाहिए। और सरकार को निश्चित तौर पे, मैं सरकार का नहीं लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं सरकार से भी मैं ये चाहूंगा कि सरकार को इन मुद्दों पे गंभीर होना चाहिए। और सरकार चूंकि आज भी पूरे देश में अगर कोई पुलिस, स्टेट पुलिस नहीं कर पाती है, अगर एक छोटे से बच्चे की भी हत्या होती है तो लोग ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई पर जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को कायम करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है संजीव जी, ऐसा है कि ठीक है उठाएगा ये कदम, नहीं 12 साल में तो आता हूं मैं, उस पे मत जाइए, उस पे जाने कोई फायदा नहीं है। मतलब कदम ऐसा होता है ना कि सुनिए मैं बताता हूं इसको, आप अरे संजीव जी सुनिए, कभी कभी पत्रकारों को भी सुन लिया करिए, हमारे जो सेंटेंस होते हैं ना बड़े अच्छे रहते हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जब सरकार ये कहती है कि हम ठोस कदम उठाएंगे, वो ठोस कदम इतना ठोस होता है कि अपनी जगह से कभी उठता ही नहीं। 75-76 साल से ठोस कदम उठा रहे हैं जो केंद्र में बैठे रहे, वो ठोस कदम कभी नहीं उठा, इतना ठोस था, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। मैं आपके पास नया सवाल लेकर आ रहा हूं जल्दी से, क्योंकि चर्चा आप खत्म करने का समय हो रहा है। ऐसा है कि ये मान लिया कि चलिए अभी ये जो मैखाने वाला मामला था, इसमें अदालत से आपको राहत मिल गई है, लेकिन अनंत जी के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो कह रहे हैं कि सड़क बनाना हो, चाहे शिक्षा वाला मामला हो, चाहे मतलब जहां जहां आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, ठीक है, जहां जहां आपने उपलब्धियां गिनाई हैं वो हर जगह पे सुराग डाल करके बैठे हुए हैं। तो अभी इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये मामला यहां खत्म हो गया, या फिर ये जो इन्होंने कहा था कि मामला तो अभी शुरू हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है? शेखर जी, 1 वर्ष तो पूरा हो गया दिल्ली में, 1 वर्ष में दिल्ली बदहाल हो गई। अब आ रहे केजरीवाल, याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हर मामले में आज दिल्ली की वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4 बजे की केजरीवाल साहब ने, उन्होंने खुद बताया है, अरे भाई क्या आपने हाल कर रखा है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है 1 साल में, बताइए। कुछ नहीं किया, सिवाय आपने जो है एक तोहमत लगाई आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, और उस तोहमत के भी आपने दिल्ली का चुनाव जीत लिया। तोहमत के ऊपर अगर आपने ये चीजें पहले आ गई होती, और आप अब करा लीजिए, 10 सीटों से ज्यादा आपको आ जाए, खैर चलिए वो तो अलग बात है। आप हम लोगों को थोड़ा सा तो आप डिरेल कर सकते हो, आपने जो कर दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के लोग इतने पक्के हैं, इतने जो है कि ईमानदारी में, कि आपको अभी गुजरात का भी चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गोवा है, उत्तर सब है, क्योंकि अब तो आपको लिटमस टेस्ट यहीं से मिलेगा। बाकी तो अदालत का आपने देखा, और आगे भी जो भी निर्णय आएंगे आप देखिएगा, वो आप अनावश्यक अब आप बदनाम करने का प्रयास न करें, जितना आपको करना था नुकसान आप कर चुके। अब आगे आने वाले समय में आप अपने आप को देखिए कि हम क्या कैसे बचाएंगे और हम कैसे करेंगे। और जनता जिस जगह हम लोग जाते हैं, जनता ने बता दिया है आपको, अयोध्या जहां भगवान राम का, ठीक है। अब संजीव जी मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, मैं कुछ ही मिनट में ये चर्चा मुझे वाइंड अप करने का आदेश आ रहा है। एक चीज आप बता दीजिए, मतलब अपने देश में देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम देख ही रहे हैं, कौन क्या है वो आप लोग एलिगेट करते हैं तो समझ में आता है। हम एजेंसियों को भी देख रहे हैं, इन्हीं एजेंसियों से, मान लीजिए आप भी कभी सरकार में होंगे या रहे हैं जब, तो आपको भी काम इन्हीं एजेंसियों से लेना पड़ा है। इनमें जो लोग बैठे हैं वो भी कैसे हैं ये भी हम देख रहे हैं। अभी न्यायपालिका जो है हमारी, उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है या नहीं है? मतलब कई जजों को नहीं मालूम होता कि उनके यहां कितना क्या माल भरा हुआ है, वो जलवल जाता है तो आग वाग लग जाती है, तो कभी कभार कुछ आता है, फिर वो चीफ जस्टिस साहब भी चीज में कहते हैं वो कौन सी किताब में छप गया, क्या छप गया, उसको हटाओ। केंद्र सरकार, मोदी जी भी इजराइल से गुस्सा दिखाते हैं वो अदालतों। मतलब अभी मैं केवल इतना पुख्ता कर लेना चाहता हूं कि हमारे देश में हम जो आम आदमी है, मतलब आप वाले आम आदमी नहीं, हम लोग जो कॉमन मैन है इस देश का, और जो आपके आम आदमी पार्टी वाले हों या बीजेपी वाले हों, तो अभी हम क्या माने? पॉलिटिकल पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, या मतलब जलवल के तो मिल ही रहा है? संजीव जी पहले आप ही बता दीजिए, आप चक्कर में पड़ गए। देखिए नहीं, बात चक्कर की नहीं है, बात तो देखिए हर जगह हर सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है
हम लोग पढ़ते थे कि 100% कहीं ना कहीं जो भी चीजें थोड़ी बहुत 19-20 है तो वो हमेशा से बनी रहती है, जांचा जाता है, परखा जाता है और उनमें फिर निर्णय आता रहता है। तो जैसे हमें जांचा परखा गया है और लोगों को भी जो होगा जो, तो वो कोई खास बात नहीं है। खास बात तो होगी, ठीक है, मतलब अभी भरोसा थोड़ा थोड़ा है, मतलब कायम है। न्यायपालिका में, न्याय सिस्टम में तो भरोसा है ना। न्याय अगर कहीं भाई उस सिस्टम में भी कहीं अगर, तो वो लोग उसको सही करते रहते हैं, सही करते हैं, हम उसे थोड़ी सही करेंगे। ठीक। अनंत जी, यही चीज मैं आपसे भी जानता हूं, मतलब कितना, मतलब हमें 100 में 100 रखें, 90 कर लें, 70 कर लें, क्या करें? हमें शेखर जी, सत्य कभी हारता नहीं। हमें सत्य के ऊपर पूरा विश्वास है कि सत्य जीतेगा और झूठ हारेगा। आगे के न्यायालय में जो निर्णय आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे का न्यायालय जो निर्णय देगा, झूठ हारेगा, सत्य जीतेगा। चलिए, मेरे सवाल का जवाब यहीं पे मिल गया है इस चर्चा में, इस वार्ता में। आमतौर पर होता यह कि हम कंक्लूजन तक पहुंच ही जाते हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव निगम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी वार्ता में हम लोगों ने 1 घंटे तक बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा की, अलग अलग तरीके के सवाल रखे। आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण था, आप देखिए कि किसी के लिए आज जीत का दिन है, वो जीत मना रहा है अपनी, और बता रहा है कि उसका आज जब न्याय मिला है तो भरोसा दृढ़ हुआ है। दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो पार्टी है जिसके ऊपर इस पूरे आरोप का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि हमें फंसाया गया। अब वो पार्टी हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सबके अपने अपने न्याय आएंगे, अपने अपने हिस्से से न्याय आएंगे, अपनी अपनी तरह से न्याय आएंगे। यह राजनीति है, यहां आधा शब्द ही राज है। उस राज का पर्दाफाश करने का जिसका काम है, वो खुद राजनीति में फंसा हुआ है, यानी एजेंसियां। तो ऐसी स्थिति में न तो उन एजेंसियों की कभी जांच होती है। एक जांच अगर सीबीआई की हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। अदालत ने भी ये बात कही है आज अपने उसमें सिस्टम में कि भाई आप एक इंक्वायरी बिठा लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा वो अपनी जगह है। बड़ी बात यह है कि एक फैसला आया, उस फैसले से एक तबका खुश है, एक पार्टी खुश है, वो खुशी मना रही है। दूसरी पार्टी इस खुशी का इंतजार कर रही है कि यह मामला कब ऊपर की अदालत में जाएगा और किस तरीके से वहां से फिर एक फैसला आएगा, और क्या पता कि उस दिन उसे खुशी मनाने का अवसर मिले। सीबीआई ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण मामले उसके पास इस तरह के पहुंचे, जिनसे देश की गरिमा, प्रतिष्ठा, पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य सीधे सीधे जुड़ा था, वहां पर उसने आम आदमी को ही ताक पर रखा है। ये 150 करोड़ रुपया, 1000-2000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़, बोलने में आसान है, कितना होता है ये सीबीआई और एजेंसीज और सरकारें जो चलाते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। और उसी का परिणाम है कि एक डील होती है, उस डील में लोगों का ये कहना है कि कुछ पैसा आता है, उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होता है। 6-6 महीना, 2-2 साल अगर अदालतों में ये मामले चलते रहे और इस तरीके से कोई आदमी जेल में रह गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका भी कहीं पर कोई हिसाब किताब तो देगा कि आखिर 1.5-2 साल तक एक इनोसेंट आदमी जो जेल में रह गया, वो क्यों रह गया, और अगर ये इनोसेंट नहीं है, कल की डेट में फिर जेल में जाएगा, तो आखिर हमारी व्यवस्थाओं पर जो सवाल उठे उसका जवाब कौन देगा। ये शायद सरकार को, पॉलिटिकल सिस्टम को, खुद न्यायपालिका को और उन एजेंसीज को सोचना होगा जिनके ऊपर असली जिम्मेदारी है। नमस्कार। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया, 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी, उसके अलावा आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है
दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। की सत्ता की हवस के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग, कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। एक खतरनाक षड्यंत्रकारी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।